मनाली की बर्फीली पहाड़ियां हों। मनाली की ठंडी और सुनसान पहाड़ियों पर बर्फ की एक हल्की परत बिछी थी। हवा में एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा लगता था। सानवी, एक खूबसूरत जिंदा दिल लड़की, रोशनी से चमकती, हवा से उड़ती और चांदनी सी नर्म। उसे अकेले ही शहर की गलियों में घूमते हुए दुनिया को अपने नजरों से महसूस करना, नई जगहें तलाशना, स्ट्रीट फूड खाना, बारिश में भीगना और बिना वजह मुस्कुराना बेहद पसंद था। उसके लिए जिंदगी कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, बल्कि हर पल को जीने का नाम थी। उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था। सानवी, जो अपनी पढ़ाई के लिए 2 साल पहले लंदन गई थी, अब अपने जन्मदिन के मौके पर हैदराबाद लौट रही है, अपने मम्मी पापा के पास। पर उसे क्या पता था, इस जन्मदिन की रात सिर्फ मोमबत्तियां ही नहीं जलेंगी, कुछ परछाइयां भी जाग उठेगी। शहर की भीड़ और चकाचौंध से दूर उसकी मां अदिति ने यह फैसला किया था कि इस बार का जन्मदिन किसी शांत और एकांत जगह पर मनाया जाएगा। उसे ऐसा लगता था जैसे भीड़ के बीच कोई छिपा हुआ खतरा है, कोई नजरें उन पर जमी हुई हैं, और इसीलिए उन्होंने इस वीरान पहाड़ी बंगले को चुना था। सानवी को शुरुआत में अजीब लग रहा था। उसके दोस्त नहीं थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था और आसपास बस पहाड़, पेड़ और सन्नाटा। विक्रम, सानवी के पापा, उन्होंने उसकी जिंदगी में दोस्तों की कमी महसूस नहीं होने दी। सानवी उनके बेहद करीब थी। दोनों साथ में खूब मस्ती करते, हंसी मजाक, फिल्में देखना और देर रात तक बातें करना। उनकी दुनिया बस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। कुछ ही दिन में वो इन पहाड़ियों की शांति और ताजगी में खो गई। सानवी अपने पापा के साथ मिलकर बर्थडे की तैयारियों में लग गई। झूमती नाचती सानवी अपनी दुनिया में मस्त थी, जैसे उसे कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन अदिति की आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। बार बार घर के दरवाजे की ओर देखती, कभी खिड़कियों के पर्दे सरकाकर बाहर झांकती। हर अजनबी आहट पर उसका दिल कांप उठता। किसी के आने का डर था उसे, किसी ऐसे का जिसका वादा 18 साल पहले किया गया था। वो अक्सर बड़बड़ाती, कुछ भी हो जाए वो मेरी बच्ची को नहीं ले जा सकता। लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। बर्थडे से एक रात पहले जब सब सो रहे थे, अचानक अदिति की नींद एक अजीब सी सरसराहट से खुली। कमरे की दीवार पर एक रहस्यमयी छाया उभर आई। खिड़की अपने आप खुल चुकी थी और बाहर धुंध में कोई काली परछाई दिख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सौदा, क्या उसकी कीमत अब अदा करनी होगी? आखिर क्या सौदा किया था अदिति ने 18 साल पहले? कौन कौन से खौफनाक राज थे जो वो अपने सीने में दबाए बैठी थी? विक्रम को तो इसका अंदाजा तक नहीं था। उसे तो बस इतना पता था कि उसकी दुनिया खुशहाल है, लेकिन सच तो कहीं और ही छिपा था। 18 साल पहले जो सौदा हुआ था वो अधूरा था। अब वक्त आ गया है उस अधूरे सौदे की कीमत चुकाने का। समय जो रुका हुआ था अब धीरे धीरे चल पड़ा है और उसके साथ लौट आया है अतीत का वो डरावना साया। इसी डर के बीच किसी तरह वो रात कटी। सोते सोते भी अदिति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सो गई और फिर कुछ रहस्यमय हुआ। सानवी अपने पापा विक्रम के साथ हंसते हुए डांस कर रही है।
पापा, आप तो डांस फ्लोर के बादशाह निकले। सोफे पर बैठी अदिति मुस्कुरा रही, लेकिन उस मुस्कान के पीछे गहरी बेचैनी है। उसकी नजर बार बार दीवार पर लगी घड़ी और दरवाजे पर जाती है। मॉम, आप भी आइए ना, आज तो आपका मूड भी बनवाना पड़ेगा। अदिति हल्के से मुस्कुराकर टाल देती है। मैं डिनर तैयार करके आती हूँ मेरा बच्चा, तब तक पापा के साथ मस्ती करो। बाहर हवा में एक अनजानी सी सिसकारी, जैसे कोई आवाज आने की कोशिश कर रही हो, बहुत दूर से, पहाड़ियों के पार से। अदिति किचन में जाकर खड़ी होती है, हाथ कांपते हुए पानी का गिलास उठाती है। अचानक खिड़की के बाहर एक धुंधली परछाई गुजरती है, गिलास फिसलकर जमीन पर गिरता है। माँ, जल्दी आ जाओ ना, केक काटने में देर हो रही है और केक है कि मेरे पेट में कूदने को बेताब बैठा है। Happy birthday, my princess. This is the best birthday ever. Just the three of us away from everything. इस जन्मदिन पर अपने प्यारे पापा और मम्मा का साथ पाकर सानवी बेहद खुश थी। सब मिलकर डिनर करने बैठते हैं, लेकिन खाने के दौरान भी अदिति की बेचैनी कम नहीं होती। उसकी आंखों में छिपा डर सानवी से छुप नहीं पाता। मौका पाकर सानवी पूछ ही लेती है, अम्मा, आप कहाँ खोई हुई हैं? कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। और बस एक हल्की सी दबी सी मुस्कान देकर रह जाती है, मानो कुछ कहना चाहकर भी कह न पा रही हो। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। विक्रम टीवी पर कोई पुरानी फिल्म देखने लगते हैं, लेकिन अदिति की आंखों में अब भी एक अनकहा डर तैर रहा होता है। रात के 1 बजे लगते हैं। हर घंटे की आवाज के साथ अदिति की सांसें तेज होती जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। सानवी बेफिक्री से अपने कमरे में जाती है। वाह, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए कॉल उठाती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. सानवी खुशी से शर्मा जाती है। दोनों कुछ देर हंसी मजाक और दिन भर की बातें करते हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और बात करते करते वो नींद की आगोश में चली जाती है। दूसरे कमरे में अदिति की सांसें तेज हो जाती हैं। वो आ गया है। मैंने कहा था 18 साल बाद वो लेने आएगा। दिल में एक अनजाने डर का तूफान लिए अदिति चुपचाप सानवी के कमरे में आती है। वो झुककर सानवी के माथे पर एक ममता भरा चुंबन देती है, फिर एक उदास मुस्कान के साथ धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही अदिति कमरे से जाती है, कुछ अजीब होता है। सानवी के हाथ पर अचानक एक अजीब सा कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई देता है, किसी साए की तरह, और उसकी चाल असामान्य रूप से धीमी मगर डरावनी थी। रात के 2 बज चुके हैं। सानवी की नींद अचानक किसी झटके से खुल जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कुछ उसके शरीर के अंदर रेंग रहा हो। वो बुरी तरह घबरा जाती है और चीखते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है। आईने में खुद को देखकर वह सिहर उठती है, इतना भयावह कि उसकी चीख भी गले में ही अटक जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ उसके शरीर के अंदर रेंग रहा हो। उसकी अपनी परछाई भी उसका साथ नहीं दे रही थी। और फिर वही एहसास, उसके अंदर कोई चीज जिंदा है, हिल रही है, घूम रही है, जैसे वो उसे अंदर से नोच रही हो। पहले उसे अपने हाथों पर सरसराहट महसूस होती है, फिर पीठ पर और फिर कंधों पर, जैसे कोई अदृश्य कीड़ा उसकी नसों के अंदर घूम रहा हो। उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब हो रहा था, कुछ खतरनाक।
और उसी पल बर्फीली हवा के साथ एक साया घुसता है। उसकी आंखें जल रही हैं, लेकिन अदिति को जैसे नींद ने छुआ तक नहीं। अचानक उसे कुछ अनहोनी का आभास होता है और वो अपने कमरे से निकलकर भागती है। उसके सामने विक्रम की लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई मगर जीवन शून्य। तभी उसे दूसरे कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मंत्रों का जाप कर रहा हो। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः में आत्मानम, देहि में शक्ति में आत्मानम, देहि में शक्ति। सानवी कमरे के बीच हवा में लटक रही थी। उसके चारों ओर काले धागों की आकृति घूम रही थी, जैसे किसी तांत्रिक मंडल में उसे बांध दिया गया। और उसकी आंखें लाल चमकती। अब वो सानवी की नहीं थी, उसके ठीक सामने खड़ा था एक काला साया। सानवी अब पूरी तरह से उसके वश में थी। 18 साल पूरे हुए, अब मैं इसे ले जा रहा हूं, इसकी जान मेरी है। अदिति रोती हुई उसके सामने गिर पड़ी। नहीं नहीं नहीं, मेरी जान ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज प्लीज, मेरी बेटी को छोड़ दो। जान उधार ली थी, अब ब्याज तो देना पड़ेगा। सानवी का शरीर अब धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने लगा और उसके चारों ओर अब काले परिंदों की परछाइयां मंडराने लगी। अब समय पूरा हुआ, ये जन्मदिन नहीं, बलिदान का दिन है। लेकिन एक मां कैसे अपने बच्चे को खुद से जुदा होने दे सकती है? वह उस काले साए पर टूट पड़ती है, जैसे शेरनी अपने शावक की रक्षा करती है। लेकिन उस साए ने उस पर जानलेवा प्रहार किया। एक भयावह काली शक्ति गरजती हुई उसकी ओर लपकी और सीने से टकरा गई। धमाके के साथ वह पीछे की ओर उछली, दीवार से टकराई और जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। ये देख सानवी की आंखों में एक पल के लिए आग सी चमक उठी। वह गुस्से से पागल हो उठी। और यही वो पल था जब एक अनजानी शक्ति सानवी के शरीर में प्रवेश कर गई। उस काले साए के वशीकरण को तोड़कर उसके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसका अपना क्रोध ही उसकी मुक्ति बन गया। उस काले साए ने जैसे ही एक और मंत्र पढ़ने के लिए हाथ उठाया, सानवी ने अचानक से उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। उसकी पकड़ लोहे की तरह सख्त थी। और फिर एक ही झटके में सिर धड़ से अलग हो गया। मौत का तोहफा तुझे ही मुबारक। अपने जन्मदिन पर सानवी ने मृत्यु के उस भयानक उपहार को लौटा दिया, सीधा नर्क की आग में। गुस्से और ताकत के तूफान में बदल चुकी सानवी ने उसे ऐसे खिड़की से बाहर फेंका जैसे शैतान को उसकी ही आग में लौटाया। सानवी ने मौत की यह जंग जीत ली थी। लेकिन क्या सच में? कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। गुस्से और डर की लहरें अब शांत होने लगी थी। सानवी फिर से खुद में लौट रही थी। सब कुछ शांत था, पर अंधेरे के पार एक साया अब भी जाग रहा था, इंतजार में। मैं फिर आऊंगा तुझे लेने। तू मेरी है, सिर्फ मेरी। कोई और तुझे छू भी नहीं सकता।